हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये जो सीजी टेट का क्वेश्चन पेपर है उसमें हम सीजी टेट पेपर 1 की बात करने वाले हैं। पेपर 1 जो क्लास 1 से 5वीं तक की जो होती है फर्स्ट पेपर, उसकी सीडीपी का ये पोर्शन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सीडीपी का ये पोर्शन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि 30 प्रश्नों का भाग होता है। ठीक है, पूरे 30 प्रश्न पूरे उसके ऑथेंटिक आंसर के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने भी आंसर यहाँ पर लिए जाएंगे पूरे ऑथेंटिक होंगे, जो कि बोर्ड के द्वारा ही लिया गया, ठीक है, सीजी व्यापम के द्वारा ही लिया गया करेक्ट आंसर होगा और पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के आपके काम के वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है सीडीपी का जो है पेपर 1 का प्रथम भाग है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है कि अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं ये आपको इंडिकेट कर दूं कि ये जो सीडीपी का पार्ट जो है, सीडीपी का जो पोर्शन होता है, उसका आप लोग उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ा कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, पेडागोजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको इंग्लिश में ही समझ में आएंगे। ठीक है, हिंदी अगर उसका हिंदी जो है आप लोग ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको और कठिन प्रश्न महसूस होने लगेगा। तो आप लोग एक आदत डालिए कि अगर आप लोग बुक से भी तैयारी करते हैं या किसी भी चैनल से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश मीनिंग भी आप लोग नोट कीजिए और उसके साथ प्रैक्टिस किया कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लेते हैं कि अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश है। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, समय की बर्बादी, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, फुर्सत एवं विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। यानी कि अकादमिक उत्कृष्टता की मांग, ठीक है, कि इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश, तो विद्यालयों में खेल कूद का समावेश क्यों आवश्यक है? व्यक्ति विशेष की समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। इंग्लिश में अगर देखें तो नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष की पूरी तरह से समन्वित विकास के लिए जो है विद्यालय में खेलकूद आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान या फिर विद्यालय। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा खेल का मैदान। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान दोस्तों खेल का मैदान होता है, क्योंकि खेल के मैदान में वो एक तरह से समाज का ही एक हिस्सा बन करके वो खेल के मैदान में हिस्सा लेता है। जैसे कि वो समूह में कार्य करने की भावना उसमें पैदा होती है। ठीक है, समाज में रहने की भावना, क्योंकि वहाँ पर जितने भी प्लेयर होते हैं खेल के मैदान में, जितने भी उसके साथ खेलने वाले बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल एक समाज, एक तरह से छोटा समाज उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि समाज से आने वाले उसमें अलग अलग वर्ग के बच्चे होते हैं। कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो एक समाज का आईना होता है, जो खेल के मैदान में जितने भी बच्चे खेल कूद में हिस्सा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश मीनिंग भी इसके देखते चलिएगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ठीक है, बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में एक थोड़ा सा अंतर आप लोग समझिएगा, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में। अंतर्मुखी का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद ही अंदर घुटता रहता है, या फिर अंतर्मुखी होने का मतलब है जो बाहरी लोगों से बातचीत करने में जो हिचकिचाता है या फिर बात करना उसको पसंद नहीं होता है, उसको कहते हैं अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी मतलब जो बाहरी लोगों से या अपने दोस्त यारों से, अपने आस-पास पड़ोसियों से बात करने में कतराता नहीं है, उसको बहिर्मुखी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो मैं सीधा आंसर बताते चलता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। अगर कोई विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है अर्धवार्षिक में, तो उसकी मदद कैसे करेंगे? जो उसकी कठिन अवधारणाएं हैं, जो कठिन प्रश्न हैं, कठिन चीज़ें हैं जो उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उनका पुनः अध्यापन उसको हम कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अपने छात्र को आप कैसे अभिप्रेरित करेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा जगाकर। सब यानी कुल मिलाकर के हर चीज़ें जो यहाँ पर दिया गया, अनुशासन, प्रश्न पूछना, कहानी लेखन, ये सभी चीज़ें एक ही में समावेश हो जाती हैं जिज्ञासा जगाकर। अगर किसी विद्यार्थी में जिज्ञासा है तो वो हर एक चीज़ खुद ब खुद कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? यानी विद्यार्थी में आप अच्छी आदत कैसे डालेंगे, किस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है आंसर, सबको देख लेते हैं। पाठ्य सहगामी प्रक्रियाओं के आयोजन में, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा। तो तीनों ही आवश्यक हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक हैं, यानी सिर्फ बुक्स ही नहीं, बुक के अलावा जो खेल कूद होते हैं और अलग से जो कविता, भाषण या फिर किसी ऑकेजन में जो हिस्सा लेने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है, वो चीज़ें पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। एक आदर्श के रूप में, तो एक आदर्श के रूप में आप उभर करके सामने आएंगे अपने विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, तो पुरस्कार और दंड एक बहुत ही अच्छा चीज़ है अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक सरल रूप में होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर सरल दिया हुआ है, जबकि इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है फैसिलिटेटिव। ठीक है, फैसिलिटेटिव का मतलब है जो फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं अपने स्टूडेंट को। तो टीचर को एनसीएफ 2005 में फैसिलिटेटर की उपाधि दी गई है। एक फैसिलिटेटर की तरह उसको प्रस्तुत किया गया है कि वो अपने स्टूडेंट को फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी हिंदी मीनिंग बिल्कुल यहाँ पर गलत दी हुई है। इस वजह से मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीनिंग पर जोर दीजिए। ठीक है, तो इस वर्ड को याद कीजिए आप लोग, फैसिलिटेटिव। ये सरल यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका, फैसिलिटेटिव आप लोग याद कीजिए। टीचर को फैसिलिटेटर कहा गया है एनसीएफ 2005 में। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? यानी कि किस अवस्था में बच्चा मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक हो जाता है लेकिन अमूर्त विचार उसके अंदर अभी तक नहीं आए हुए होते हैं? तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं यहाँ पर दी हुई हैं, जिनमें से राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। इस अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहते हैं, तो चीज़ें जो है कॉन्क्रीट चीज़ें जो है, मूर्त चीज़ें जिनको देख और छू सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा तार्किक हो जाता है। और ये जो है पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है, पियाजे ने इन 4 अवस्थाओं को दिया हुआ है और पियाजे की इन 4 अवस्थाओं में से राइट आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है, यानी किस वजह से बालक मानसिक मंद हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि गर्भाधान के समय कुछ क्रियाशील जो कारण होते हैं, इस वजह से भी बच्चा मानसिक मंदन की अवस्था में पहुँच सकता है। माता के गर्भ में क्रियाशील के कारण भी हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको देख लीजिए, कॉसेज ऑपरेटिव एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, इसके अलावा कॉसेज ऑपरेटिव इनसाइड द वूम ऑफ मदर। नेक्स्ट है ड्यू टू सम एक्सीडेंट आफ्टर बर्थ, तो जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप। तो तीनों यहाँ पर राइट आंसर हैं, इस वजह से उपरोक्त सभी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समस्यात्मक बालक के से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित और झूठ बोलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सामाजिक रूप से समायोजित जो कि गलत है, ये हो जाएगा, यहाँ पर होगा सामाजिक रूप से असमायोजित होता है। जो एक समस्यात्मक बालक होता है वो चोरी भी कर सकता है,
ठीक है, चोरी भी कर सकता है, क्रोध भी प्रकट कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है और सामाजिक रूप से असमायोजित होता है, और यहाँ समायोजित दिया हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है? तो यहाँ पर है वंशानुगत, शारीरिक, वातावरण संबंधी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वेरी इजी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि वंशानुगत कारणों से भी वो अधिगम अक्षमता उसके अंदर आ जाती है, शारीरिक कारणों से भी आ सकती है और वातावरण संबंधी कारणों से भी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालक के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? ठीक है, तो बालकों के अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि, ये जो अभिवृद्धि शब्द है, ठीक है, तो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर जो ग्रोथ वर्ड है, यहाँ पर ग्रोथ वर्ड है, वो शब्द बालक के व्यक्तित्व के किस शब्द से, किस पक्ष से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शारीरिक, यानी कि जो ग्रोथ वर्ड है वो शारीरिक पक्ष से संबंधित है। ग्रोथ किसका होता है? शारीरिक अंगों का होता है, ठीक है, शारीरिक जो अंग है, हाथ, पैर, बुद्धि, इन सभी का जो है ग्रोथ होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? व्यूह रचना, ठीक है, स्ट्रेटेजी इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, तो प्रॉब्लम सेंटर्ड यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी इन चारों में से कौन सी जो है व्यू रचना समस्या केंद्रित है? प्रायोजना, प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी, यानी कि प्रोजेक्ट, हेरिस्टिक, डिस्कवरी, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी? तो प्रयोजना, अन्वेषण और खोज, ये तीनों जो है व्यू रचना समस्या केंद्रित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के लिए सही है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सही है वो है मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी ऐसे नज़रों से बच्चों को नहीं देखना चाहिए कि कोई बहुत अच्छा, बहुत महान भी बच्चों को नहीं समझना है और बहुत हेय दृष्टि से भी नहीं देखना है, बल्कि एक मित्रवत उसके साथ व्यवहार करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? यानी कि एक नवजात बच्चा है, अगर उसकी माता उसको स्पर्श करती है तो बच्चा मुस्कुराने लगता है, तो किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संवेगात्मक या विश्लेषणात्मक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सामाजिक संवेगात्मक, यानी सोशियो इमोशनल, ठीक है, सोशियो इमोशनल प्रक्रिया है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम हैं जिसके वो योग्य है, उसे हम डैश कहेंगे, खाली स्थान कहेंगे। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां कहने का मतलब उसकी जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट है जो उसकी, वो कम है, जिसके वो योग्य है मतलब कि उसको जितना मिलना चाहिए उससे उसको कम मिल रहा है, ठीक है, उसकी प्राप्तियां कम हैं, तो उसे हम डैश कहेंगे, खाली स्थान कहेंगे। प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक या विकलांग बालक? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा पिछड़ा बालक, वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड चाइल्ड वो कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई है। तो एनसीईआरटी की जो नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, जिसको कहते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो अस्तित्व में कब आई है? 2000, 2004, 2005 या फिर 2006? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2005। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा एनसीएफ 2005, वही है ये, ठीक है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये सीडीपी के लिए और पूरे पेडागोजी के लिए। एक 11 वर्षीय बच्चे के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 11 वर्षीय बच्चे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अजनबियों के विषय में, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ाहटपन प्रकट करना, ठीक है। तो ये 11 वर्षीय बच्चों से संबंधित नहीं है ये सोच, ये जो है अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करना, ये 11 वर्षीय बच्चों से संबंधित नहीं है, उसकी ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो क्रिया प्रॉब्लम का प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम का। तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉस, लिहटिनेन, क्रिक्शैंक,
परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम, इसको ये कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ दृष्टि बाधित नहीं कहा जा रहा है, यहाँ श्रवण बाधित कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सांकेतिक भाषा। जो श्रवण बाधित हैं, जो सुन नहीं सकते, ठीक है, सुन नहीं सकते, हियरिंग डिसेबिलिटी होती है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विलियम किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रोजेक्ट मेथड के लिए यहाँ पर याद किया जाता है, उसकी योगदान के लिए याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार की से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? तो इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीगी एवं हंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है वो बीगी एवं हंट के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है। क्या चीज़ है जिसको उसके व्यवहार के चिन्ह जैसे कि तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है? बुद्धि, सृजनात्मकता, संवेगों या फिर परिपक्वता? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, संवेगों को यानी इमोशंस को जो है उसके तनाव से, बेचैनी से या हकलाने से पहचाना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, कंजर्वेशन, ठीक है, सेरियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो राइट आंसर होगा 24, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 24 उसका राइट आंसर होगा समावेशीकरण। ठीक है, यानी एसिमिलेशन इसको कहते हैं। यानी वो घोड़ा से परिचित है बट वो जब पहली बार ऊंट को देखता है तो वो उसको घोड़ा समझता है, क्योंकि ऊंट दिखने में घोड़े की तरह होता है, तो उसको कहते हैं समावेशीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सीखना यानी कि लर्निंग। लर्निंग को ही अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था किसने किया था? जो किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन के जो जनक हैं वो कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का जो है जन्मदाता कहा जाता है, फ्रेडरिक फ्रोबेल को याद रखिएगा। तो किंडरगार्टन विधि जो है फ्रोबेल ने दी हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है? बेसिक शिक्षा या नई तालीम को किस और नाम से जाना जाता है? अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना या फिर सर्व शिक्षा अभियान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्धा शिक्षा योजना। ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बेसिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मानसिक विकास के पक्ष हैं, मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेग, बुद्धि, भाषा या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मानसिक विकास के पक्ष संवेग, बुद्धि और भाषा ये तीनों होते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रयास एवं भूल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रक्रियाएं या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रेरणा होना चाहिए, बाधा भी आनी चाहिए उसके काम में, ठीक है, निरर्थक प्रतिक्रियाएं भी होनी चाहिए, यानी बार बार वो कोशिश करके फेल हो जा रहा है, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तब जा कर के उसको प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया कहा जाता है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज लास्ट क्वेश्चन है आज का इस CDP वाले सेक्शन का। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो 85 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस वर्ग में रखा जाएगा? सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि? इसका राइट आंसर होगा मंद बुद्धि। ठीक है, जो 85 से नीचे है उसको मंद बुद्धि वाला कहा जाएगा। तो चलिए ठीक है,
इस वीडियो में इतना ही था। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, और इसके और भी पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं आपके सीजी टेट की तैयारियों से रिलेटेड, जिसको देख करके आप क्वेश्चन पेपर का टेक्निक समझ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।